टू स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस, जिसकी यूनिट 2 है प्रतिनिधित्व और प्रतिदर्शन। तो ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, यानी हमारी सैम्पलिंग कितने प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ 2 दे रखी, एक सिंपल रैंडम और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों सैम्पलिंग को देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग या संभावना प्रतिदर्शन। संभावना प्रतिदर्शन में समग्र की इकाइयों को प्रतिदर्शन में शामिल होने का समान अवसर मिलता है। इस पद्धति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे देव प्रतिदर्शन, यादृच्छिक प्रतिदर्शन और प्रायिकता प्रतिचन आदि नामों से जाना जाता है। यानी जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग होती है, उसमें जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी को सैंपल बनने का समान अवसर मिलता है। यानी अगर 100 लोग हैं, 100 के 100 को चांसेस होते हैं कि उनमें से सभी को चांसेस होता है कि किसी का भी नाम आ सकता है या कोई भी सैंपल बन सकता है। और रैंडम सैम्पलिंग में हमारी 2 टाइप हैं, एक है सिंपल रैंडम और एक है स्ट्रैटिफाइड। सरल देव प्रतिदर्शन और स्त्रीकृत प्रतिचयन या प्रतिदर्शन। ठीक है, हम बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। सरल देव प्रतिदर्शन सैम्पलिंग की श्रेष्ठतम पद्धति है। इसमें समग्र की इकाइयों को समान रूप से चुने जाने का अवसर होता है। यानी सैम्पलिंग में जितनी भी यूनिट्स हैं सभी को चुने जाने का समान अवसर होता है। ये प्रतिदर्शन रिसर्चर की इच्छा के अनुसार नहीं होता, ना ही इसमें पक्षपात की संभावना होती है। यानी इस सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है अपने अकॉर्डिंग किसी को भी सैंपल नहीं बना सकता। ठीक है, ये प्रतिदर्शन होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए की जाती है, जैसे एक ही आयु, जाति, लिंग, धर्म। ठीक है, यानी जो ये जो सैम्पलिंग होती है एक ही पॉपुलेशन के लिए की जाती है, या तो एक ही एज के हों, एक ही जेंडर के हों या एक ही लिंग के हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से हमें 20 लेने हैं स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो उसमें सभी को चांसेस होगा 100 में से एक किसी को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रायिकता पढ़ा होगा पहले कि 100 बच्चे हैं, 20 बच्चों की प्रायिकता 20/100, यानी 100 में से कोई भी 20 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको देख कई मेथड हैं इसको लेने के सैंपल को, जो हम आगे देखते हैं। पहला मेथड है हमारा लॉटरी। ये सबसे सरल विधि है। इस विधि के अनुसार समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर की पर्चियां बनाकर उसे एक बर्तन, डिब्बे या थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है, ताकि ये पर्चियां बिखर जाएं। ये पर्चियां किसी भी व्यक्ति से निकलवा ली जाती हैं। इकाइयों की संख्या अधिक होने पर ये उपयुक्त नहीं रहती। यानी लॉटरी मेथड में ऐसा होता है कि 100 बच्चे हैं, तो हम 100 के 100 बच्चों का नाम लिखेंगे पर्चियों पर और उन्हें डाल देंगे एक बॉक्स में। अब किसी भी व्यक्ति से या किसी भी इंसान से उस बॉक्स में से जो पर्चियाँ डाली गई हैं उससे हिलवाएंगे पहले तो बॉक्स को अच्छी तरह से, और फिर उसमें से एक एक करके पर्ची निकाल लेंगे। सैंपल लेने 20, जब तक 20 पर्ची नहीं निकाल लेंगे जब तक ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, और उन पर्चियों का साइज भी सेम होना चाहिए और कलर भी, ताकि पक्षपात ना हो। ठीक है, पर्चियों एक ही रंग आकार की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा टिकट विधि या कार्ड। ये विधि लॉटरी विधि से मिलती जुलती है। इस विधि में पर्चियों की जगह कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले एक ही आकार, रंग व मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर समग्र की समस्त इकाइयों के नाम अथवा नंबर या अन्य कोई प्रतीक अंकित कर दिए जाते हैं और सबको मिलाकर एक ड्रम भर दिया जाता है। यानी इस विधि में कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हमने पर्चियों का करा था, अब इसमें कार्ड का। अब उन कार्ड पर 100 बच्चों वाले एग्जांपल ले लेते हैं हम। 100 के 100 बच्चों का नाम लिख देंगे और कार्डों का रंग जो होनी चाहिए सेम होना चाहिए और साइज भी बिल्कुल। ठीक है, प्रत्येक बार 50 बार ड्रम को हिलाकर एक टिकट निकाल लिया जाता है और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती जब तक सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाता। यानी हर बार 50 बार ड्रम को हिला जाएगा, एक कार्ड निकाल लिया जाएगा। हर बार 50 बार ड्रम को हिला जाएगा और एक कार्ड निकाल लिया जाएगा।
अगर 100 बच्चे हैं, 20 सैंपल लेने हैं, तो जब तक 50 बार ड्रम मिलाता रहना है, जब तक 20 सैंपल हमारे पूरे नहीं हो जाए। इस विधि में कोई भी व्यक्ति कार्ड को निकाल सकता है, यानी रिसर्चर भी इसमें कार्ड को निकाल सकता है। पहले वाली विधि में ऐसा नहीं था। पहले वाली विधि में रिसर्चर के अलावा कोई भी टिकट पर्ची को निकाल सकता था, लेकिन इस विधि में रिसर्चर भी निकाल सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे सरल प्रतिदर्शन के गुण या मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इस पद्धति में निष्पक्षता का गुण रहता है। इसमें प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्शन में शामिल होने के समान अवसर मिलते हैं और पक्षपात की संभावना नहीं रहती। यानी इस सैम्पलिंग में भेदभाव की संभावना इतनी नहीं रहती, क्योंकि सभी लोगों को समान अवसर मिलता है। अब चांस मिल सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी लकी हो सकता है कि जिसका भी नाम आ जाए। ठीक है, ये पद्धति सबसे सरल पद्धति है। इस पद्धति में समय की काफ़ी बचत होती है। इस पद्धति में धन भी काफ़ी खर्च होता है, कम खर्च होता है। इस पद्धति में त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है, यानी इस सैम्पलिंग में जो एरर हो सकते हैं, जो हमारी गलती हो सकती है, इसमें उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। हम बात करेंगे देह प्रतिदर्शन के दोष, यानी डिमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यदि कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हों कि उनका प्रतिदर्शन में शामिल किया जाना आवश्यक हो, तब ऐसी स्थिति में ये पद्धति उपयुक्त नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 बच्चे हैं, 20 सैंपल लेने हैं या 20 बच्चों को लेना है स्पोर्ट्स के लिए। हम वही मेथड अपनाएंगे, या तो लॉटरी वाला अपनाएंगे या फिर पर्ची वाला। ठीक है, तो उसमें से ये होगा कि 20 बच्चे जो आएंगे हमारे, अब ये नहीं पता कि उन 20 के 20 बच्चों को खेलना भी आता है या नहीं आता। अब उन लकी चांसेस से आ भी सकते हैं, नहीं भी। अगर जो अच्छे बच्चे मान लो उनका नहीं आता, जिन्हें अच्छा खेलना आता है और जिन्हें नहीं खेलना आता, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो जो मेन सैंपल होता है या जो उपयुक्त इकाई होती है, महत्वपूर्ण इकाई होती है, वो नहीं मिल पाती। यानी जो अच्छे बच्चे खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनका नाम नहीं आता। ठीक है, ये इसका दोष है। इस पद्धति में समग्र की सभी इकाइयों की पूरी सूची तैयार करनी होती है, जो कि एक कठिन कार्य है। यानी सभी की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या नेम है। ठीक है, यदि समग्र की इकाइयों में समान जातीयता यानी होमोजेनिटी ना हो, तो प्रतिनिधि इकाइयों को चुना जाना कठिन है। यानी वो यूनिट्स अगर सेम नहीं है या समजातीयता नहीं है, तो उनको चुनना काफ़ी कठिन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 बच्चे हैं, 20 सैंपल लेने स्पोर्ट्स के लिए। अब 100 बच्चों में बॉयज़ भी हैं इसमें और गर्ल्स भी। अब जब हम किसी भी मेथड का अपनाएंगे उन दोनों मेथड में से, तो ये संभावना भी रहेगी कि सारी की सारी लड़कियां भी हो सकती हैं 20 और सारे लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए होमोजेनिटी ना हो तो प्रतिनिधि इकाइयों को चुना जाना कठिन है। यानी अगर वो सेम नहीं है तो इन्हें चुनना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अगर 50 लड़की हैं, 50 लड़के हैं, अब हम प्रायिकता की तरह चुनेंगे, मतलब बॉक्स में से पर्ची निकालेंगे, 50 की 50 भी आ सकती हैं बॉयज़ की और 50 की 50 आ सकती हैं गर्ल्स की। ठीक है, इस पद्धति में त्रुटियों की संभावना रहती है, यानी एरर्स की संभावना रहती है। समग्र की संख्या अधिक होने पर इसका प्रयोग काफ़ी कठिन है। यानी अगर पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा होगी तो ये मेथड काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि इतनी सारी पर्चियाँ या कार्ड कैसे बनाएंगे और इतना बड़ा ड्रम को बार बार कैसे हिलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, सैम्पलिंग करनी है, तो भाई 1 लाख पर्ची तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की या स्तरीकृत प्रतिदर्शन। स्तरीकृत प्रतिदर्शन को मिश्रित प्रतिदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में रिसर्चर यानी जो हमारा अनुसंधान करता है, जो रिसर्च कर रहा है, पूरी पॉपुलेशन को वर्गों में बांट लेता है। ये वर्ग जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग, लिंग, आयु आदि किसी के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी इस सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो पॉपुलेशन को बांट लेता है ग्रुप्स में, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, और फिर उस हिसाब से सैंपल को चुनता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद इसे सरल देह प्रतिदर्शन विधि के माध्यम से चुन लिया जाता है। ये विधि जब अपनाई जाती है जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो,
यानी जब अलग अलग भिन्न हो, यानी जैसे मैंने अभी गर्ल्स और बॉयज़ का एग्जांपल दिया था। मान लो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, स्पोर्ट्स में लेना है हमें, 100 स्टूडेंट है हमारे, 20 हमारे सैंपल है, यानी 20 बच्चों को लेना है हमें टोटल उसमें 100 में से। अब 100 में से 50 हैं लड़की और 50 हैं लड़के। जब हम इसे चूज़ करेंगे सिंपल रैंडम से, पहले तो हमें ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ सही तरीके से। ये हमारे हो गए स्टूडेंट, मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, इसमें बॉयज़ भी मिक्स हैं और गर्ल्स भी, बॉयज़ भी 50 और गर्ल्स भी 50। सबसे पहले हमें इन्हें ग्रुप में बांटना पड़ेगा। ये ग्रुप्स मान लिया हमने गर्ल्स का, ये मान लिया हमने बॉयज़ का, ये ग्रुप बना लिया, सारी गर्ल्स एक साइड, सारे बॉयज़ एक साइड। अब हम यहाँ पे सिंपल रैंडम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल रैंडम से गर्ल्स चुन ली और सिंपल रैंडम से बॉयज़ चुन ली। अगर डायरेक्ट हम इसमें से चुनते तो टोटल 20 की 20 गर्ल्स आने की संभावना थी, या पूरे 20 की 20 बॉयज़ आने की संभावना थी। इसलिए हमने पहले ने ग्रुप्स में बांटा और फिर बॉयज़ को भी चुना और गर्ल्स को भी। इसको चुनने के भी कई मेथड है, लेकिन वो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। फिर हम सिंपल रैंडम का इस्तेमाल करके, यहाँ पे सिंपल रैंडम का इस्तेमाल करेंगे फिर हम ग्रुप्स में बांटने के बाद इन्हें। फिर या तो आप लॉटरी मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। अब इन लड़कियों में से लेना है हमें, मान लीजिए 10 आ गई, 10 इसमें से आ गए बॉयज़, अब ये हमारे हो जाएंगे सैंपल, ठीक है। हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत प्रतिदर्शन के गुण या लाभ। स्तरीकृत प्रतिदर्शन तब उपयुक्त होता है जब जनसंख्या हेट्रोजीनियस होती है, यानी जब जनसंख्या में विविधता होती है, यानी अलग अलग होती है। यानी जैसे एग्जांपल बॉयज़ भी गर्ल्स भी लेने हैं हमें, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हैं। अगर खाली बॉयज़ होते तो हम सिंपल रैंडम मेथड से कर सकते थे कि कोई भी बॉयज़ आ सकता था। अब यहाँ पर गर्ल्स भी हैं, तो इसलिए इस मेथड में स्तरीकृत प्रतिदर्शन का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, ये एक सरल पद्धति है। प्रतिनिधित्व पूर्ण परिणाम की संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना भी नहीं रहती है। हम बात करेंगे स्तरीकृत प्रतिदर्शन के दोष, यानी इसकी खामियां, ठीक है। विभिन्न स्तरों की पहचान करना कठिन होती है, यानी जो हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं उसमें हमें बनाने में कठिनाई होती है स्ट्रेटा में। अगर ग्रुप्स ज़्यादा हों और कम होते हैं वो तो बन जाएंगे, ज़्यादा ग्रुप्स हों तो उसमें बनाना बहुत कठिनाई होती है। यदि समग्र को वर्गों में विभाजन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो पक्षपात की संभावना रहती है। यानी अगर आप ग्रुप्स ठीक तरह से डिवाइड नहीं करते या नहीं ठीक तरह से नहीं बांटते तो भी पक्षपात की संभावना रहती है। त्रुटियों या एरर्स की संभावना रहती है, समग्र की सूची बनाने में कठिनाई होती है। तो यही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।